बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला गाजी है। आज मैं जिस ऐसे टॉपिक पे आपके साथ बात करने लगा हूँ जो कि ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड वाइड इशू है जो कि लाखों खवातीन को मुतासिर करता है। जी, तो आज मैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, जिसको हम पीसीओडी या पीसीओएस का नाम देते हैं, इसके बारे में बात करूंगा। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि पीसीओडी या पीसीओएस होता क्या है, क्या क्या मेन कॉजेज होती हैं इसकी, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है, इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा और एक ऐसे डाइट प्लान के बारे में बताऊंगा कि जिसको अगर आप यूज कर लें तो इंशाल्लाह आपका पीसीओडी का मसला इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी और उसके साथ हमारा जो इनफर्टिलिटी का जो इशू आता है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ पीसीओडी से। पीसीओडी या पीसीओएस सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक वेट गेन या इरेगुलर मेंसेस का ही नाम नहीं है, बल्कि ये एक मेटाबॉलिक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि वुमेन की जनरल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बहुत ज्यादा तेजी से मुतासिर करता है। हम सब ये बात जानते हैं कि मेल्स के अंदर मेल हार्मोन, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, मौजूद होता है और फीमेल के अंदर कुछ फीमेल हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जिस तरह एस्ट्रोजन वगैरह। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जो फीमेल्स होती हैं इनके अंदर हमारे पास कुछ मेल हार्मोन्स भी बहुत कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं। किसी भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से अगर ये एंड्रोजन्स या मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन टाइप अगर ये फीमेल के अंदर इंक्रीज हो जाए तो उसके फीमेल के अंदर कुछ साइन एंड सिम्टम्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से जो डिजीज कॉज होती है वो पीसीओडी या पीसीओएस होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो इसमें पेशेंट हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट करता है इरेगुलर पीरियड्स के साथ। पेशेंट का ब्लड फ्लो काफी ज्यादा इंक्रीज होता है जिसके साथ पेन बहुत ज्यादा हो रही होती है। एक्नी का इशू बहुत ज्यादा बढ़ा होता है। फेस और जॉ लाइन के पास हेयर की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। लोअर एब्डोमेन में पेशेंट पेन प्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी का भी इशू आता है। इसके अंदर असल में या तो एग रिलीज ही नहीं हो रहा होता जिसको हम एनुलेशन कहते हैं, या एग बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज हो रहा होता है, या इमेच्योर फॉलिकल्स जो हैं वो बन रहे होते हैं जो कि लेटर ऑन मुख्तलिफ काफी सारे इमेच्योर फॉलिकल्स जो हैं वो सिस्ट बना देते हैं। इसी वजह से इस डिजीज को नाम दिया गया है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। सिस्टिक ओवरी डिजीज की अगर कॉज की बात की जाए तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज एक मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर है जिसकी अभी तक कॉज आइडेंटिफाई नहीं हो सकी, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हम इसकी कॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाई इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर पेशेंट के अंदर होनी शुरू हो जाए तो उसकी वजह से एंड्रोजन की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है और मेल हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से पीसीओडी का इशू स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा हार्मोन अगर पेशेंट के डिस्टर्ब होने शुरू होते हैं, जिस तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की एक रेशो होती है, अगर वो रेशो हमारे पास इंक्रीज होनी शुरू हो जाए तो इसके के साथ भी हमारे पास पीसीओडी का इशू स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। फिर कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं हमारे पास, जिस तरह पेशेंट बहुत ज्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, अगर पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ किसी किस्म की कोई एक्सरसाइज नहीं है, उसके अलावा अगर स्ट्रेस काफी ज्यादा पेशेंट ले रहा है तो उसके थ्रू भी पेशेंट को पीसीओडी का इशू स्टार्ट हो सकता है। कुछ इसकी जेनेटिक कॉजेज भी होती हैं। अगर आपकी फैमिली के अंदर पीसीओडी का इशू चल रहा है तो चांसेस है इस चीज के कि उनके ऑफस्प्रिंग्स के अंदर भी पीसीओडी का इशू हो। सिस्टिक ओवरी डिजीज की अगर डायग्नोसिस की बात की जाए तो इसका डायग्नोसिस टोटली अल्ट्रासाउंड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नॉर्मली यही प्रैक्टिस देखी जाती है कि पेशेंट अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या डॉक्टर अगर उनको एडवाइस करें अल्ट्रासाउंड करवाने की, तो अगर अल्ट्रासाउंड के अंदर ओवरीज के अंदर सिस्ट आ जाए तो पेशेंट को डायग्नोज कर दिया जाता है, या पेशेंट खुद भी ये समझ लेते हैं कि उनको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज हो गई है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि खाली इस बिना पर हम पेशेंट को डायग्नोज कर दें कि उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है। आपको एक बात बताऊं कि एक वुमेन के अंदर पीसीओडी का इशू बगैर ओवरी सिस्ट के भी हो सकता है, यानी अगर पेशेंट को की ओवरीज में सिस्ट नहीं है लेकिन फिर भी उसको पीसीओडी का इशू हो सकता है। हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर एक क्लिनिकली जो है डिफाइंड एक क्राइटेरिया यूज करते हैं जिसको रोटरडैम क्राइटेरिया कहते हैं। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर कोई पेशेंट हमारे पास 3 सिम्टम्स में से 2 सिम्टम्स के साथ आए तो हम उसको डायग्नोज करते हैं कि उसको पीसीओडी का मसला है, वरना नहीं। डैम क्राइटेरिया में सबसे पहले ओलिगो और एनुलेशन का इशू हो रहा होता है, जिसमें या तो एग रिलीज ही नहीं हो रहा होता या फिर एग बहुत कम रिलीज हो रहा होता है, या इमेच्योर फॉलिकल्स जो हैं वो बन रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे हाइपर एंड्रोजन की कंडीशन हो रही होती है जिसमें मेल हार्मोन्स बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में फीमेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं।
इनको हम इन मेल हार्मोन्स को हम क्लिनिकली और बायोकेमिकली दोनों तरीकों से टेस्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे अगर पेशेंट का अल्ट्रासाउंड किया जाए सिस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए ओवरीज का, और अगर उस फीमेल के अंदर जो सिस्ट है उनकी क्वांटिटी 12 फॉलिकल से ज्यादा है तो फिर ये इस क्राइटेरिया के ऊपर आएगा। और उसके अलावा अगर जो ओवरी का साइज है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा है तो फिर हम इनको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की कैटेगरी में लेंगे। ये तीन चीजों में से अगर कोई सी दो चीजें एक वक्त में प्रेजेंट है तो फिर हम उस पेशेंट को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के नाम से लेबल करेंगे, वरना ये कोई इसके लिए हमें अलग डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना के पेशेंट की डिजीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ अदर टेस्ट हम कर सकते हैं जिसमें अंदर हार्मोनल प्रोफाइल कर सकते हैं, LH, उसके अलावा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन वगैरह, इन हार्मोन्स के लेवल्स को चेक करते हुए भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा पेशेंट की लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह और पेल्विक का अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के हम इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ जा सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की अगर प्रोग्नोसिस या कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज को ट्रीट ना किया जाए तो हमारे पास इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं, उसके अलावा मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज्यादा पेशेंट को हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के होने के चांसेस बहुत ज्यादा। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की अगर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस को हमें देखना पड़ता है। सबसे पहले आपने अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करने हैं, आपने रेगुलर डाइट अपनी बेहतर करनी है और उसके साथ एक्सरसाइज बेहतर करनी है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा गया है कि अगर आप अपना 10% वेट लॉस कर दें तो उससे भी आपके पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज तेजी के साथ रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा हार्मोनल थेरेपी काफी ज्यादा डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं जिसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज किया जाता है अगर हमारे पास जो मेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा इरेगुलर हैं। एंटी एंड्रोजन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें अगर हेयर की ग्रोथ काफी ज्यादा है या वॉइस के अंदर बहुत ज्यादा मेल वॉइस अगर बन रही है फीमेल्स के अंदर तो उसमें ये एंटी एंड्रोजन्स का यूज किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास फर्टिलिटी ड्रग्स वगैरह का यूज करते हैं ये एक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है जो कि नॉर्मली एलोपैथिक के अंदर यूज हो रहा है, लेकिन इससे डिजीज के सिम्टम्स जो हैं वो सबसाइड होते हैं लेकिन डिजीज मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं होती। मैं आपको इसके इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज का जो ट्रीटमेंट है हमारे पास ये बाकी डिजीज से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक लॉन्ग टर्म हमारे पास इसका ट्रीटमेंट होता है, कम से कम 6 माह तक आपको रेगुलर मेडिसिन यूज करनी होती है और इन 6 माह के दौरान आपके साइन एंड सिम्टम्स अगर थोड़े से चेंज हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन भी थोड़ी सी चेंज करनी होगी। तो बेहतर यही है कि आप जिस तरह आपके साइन एंड सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं तो आप किसी होम्योपैथिक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर जो हैं उनसे आप कंसल्ट करें और उनके अकॉर्डिंग अपनी मेडिसिन को चेंज करें। लेकिन मैं अपने जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो मेडिसिन यूज हो रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैंने देखे हैं वो आपके साथ शेयर करें। इसमें जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखी है वो फॉलिकुलम है। फॉलिकुलम खास तौर पे अगर पेशेंट के अंदर मेल एंड्रोजन्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, उसके अलावा स्पेसिफिकली अगर देखा जाए इस मेडिसिन का काम अगर फॉलिकल्स जो है हमारे पास वो इमेच्योर फॉलिकल्स मिल के हमारे पास सिस्ट बना रहे हैं, एनुलेशन का इशू है या एग प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो रहा, ओलिगो का इशू आ रहा है, तो उसमें हमारे पास फॉलिकुलम बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। फॉलिकुलम को आपने 30 CH पोटेंसी के अंदर यूज करना है। इसकी 2 ड्रॉप्स आपने 1 चम्मच पानी में सुबह को और शाम को आपने यूज करनी है। दूसरे नंबर पे कैलकेरिया ओवा टेस्टा 3x पोटेंसी में आप यूज कर सकते हैं। ये अगर आपके पास एग प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो रहा या एग इमेच्योर है और उसके अलावा फॉलिकल्स जो हैं इमेच्योर बन के हमारे पास सिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो उस केस में कैलकेरिया ओवा टेस्टा के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसको आपने 3x बायोकेमिक टैबलेट में यूज करना है। इसकी 4 टैबलेट सुबह को और शाम को आपने यूज करनी है। उसके अलावा एरम और नेट्रोनेटम के भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी आपने 3x बायोकेमिक टैबलेट में यूज करनी है। इसमें 4 टैबलेट सुबह को और शाम को आपने यूज करनी है। अच्छा, अगर स्पेसिफिकली फीमेल्स के अंदर देखें, अगर हमारे पास सिस्ट जो है बहुत ज्यादा बन रही हैं और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए अगर सिस्ट का साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज है तो उस केस में थूजा 1M पोटेंसी के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो देखे गए हैं। थूजा को आपने 1M पोटेंसी के अंदर यूज करना है। इसकी आपने 2 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में रात को इस्तेमाल। मेडिसिन आपने रेगुलर 3 माह तक इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर आपके किसी साइन एंड सिम्टम्स के अंदर चेंज आ रहा है तो आपने काइंडली किसी होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को कंसल्ट जरूर करना है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इसके जो साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन जो है वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद आने वाली वीडियोस के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।